Hello everyone, welcome back to our channel Fight for your dreams. So let's fight with me. I am Amandeep. As you know, क्लास 8 की हिस्ट्री हम लोग कवर कर रहे हैं, तो उसी सीरीज में चैप्टर नंबर 6 पर पहुंच गए हैं। पीछे वाले चैप्टर्स हमने काफ़ी अच्छे से कवर किए हैं। आई होप आप सभी को समझ आए होंगे। इफ़ आप अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पीछे वाले वीडियोस को कवर कर लें ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट कवर हो जाए। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दें प्लीज़। इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन होगा तभी मैं वीडियो बना पाती हूँ, अदरवाइज़ बिना मोटिवेशन के वीडियो बनाना काफ़ी टफ है। तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, छोटी सी रिक्वेस्ट है। ठीक है, और गलतियां अगर हो जाती है वीडियो में तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि गलतियां करना मानव का स्वभाव है। फिर भी कोशिश करूंगी कि गलतियां ना हो। बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक, हम समझेंगे इस चैप्टर के अंदर कि कैसे ब्रिटिश नीतियों ने बुनकरों, लोहा बनाने वाले लोगों और फैक्ट्री मालिकों को प्रभावित किया जो भारतीय थे। ठीक है, भारत के बुनकरों, लोहा बनाने वाले लोगों और यहाँ के फैक्ट्री मालिकों को कैसे उन्होंने प्रभावित किया, उनकी नीतियों से प्रभावित किया। तो कवर करते हैं इस चैप्टर को। इस अध्याय में हम कपड़ा और लौह व इस्पात उद्योग, इन दो उद्योगों का विशेष अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम कपड़ा उद्योग, लौह और इस्पात उद्योग को कवर करेंगे। ठीक है, इन दोनों उद्योगों का विशेष महत्व है। ठीक है, हम देखेंगे कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत, जब ब्रिटेन का शासन चल रहा था भारत पर, उसके अंतर्गत भारतीय कारीगरों और भारतीय उद्योगों की क्या दशा थी, क्या कंडीशन थी। आधुनिक विश्व में औद्योगिक क्रांति की ये दोनों ही उद्योग काफ़ी महत्वपूर्ण थे। जो ये कपड़ा उद्योग और लोहा और इस्पात उद्योग है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे जब औद्योगिक क्रांति चली है उस वक्त। सूती कपड़े के मशीनी उत्पादन ने ही 19वीं सदी में ब्रिटेन को दुनिया का सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बना दिया। यानी कि 19वीं सदी से पहले कपड़े का सबसे बड़ा निर्माता जो था, उत्पादक जो था, वो भारत ही था। भारत से बहुत बड़ी मात्रा के अंदर कपड़ा बेचा जाता था। ठीक है ना, लेकिन 19वीं सदी जब औद्योगिक क्रांति हुई और जब मशीनों का युग आया, उस वक्त ब्रिटेन को सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बना दिया था मशीनों ने, मशीनी उत्पादन ने। ठीक है, 1850 के दशक में जब ब्रिटेन का लोहा और इस्पात उद्योग भी पनपने लगा, 1850 आते आते जब ब्रिटेन के अंदर कपड़े का तो उद्योग पहले ही चल रहा था, लेकिन जब लोहा और इस्पात उद्योग भी पनपने लगा तो ब्रिटेन को कहा जाने लगा दुनिया का कारखाना। दुनिया का कारखाना किस वजह से कहा जाने लगा? क्योंकि ब्रिटेन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कपड़े का कारखाना तो बन ही गया था, लेकिन साथ साथ में लोहे और इस्पात का कारखाना भी बनने की वजह से सभी सामान की पूर्ति ब्रिटेन से की जा रही थी, इसीलिए ब्रिटेन को दुनिया का कारखाना कहा जाने लगा। ब्रिटेन के औद्योगिकरण और भारत पर ब्रिटिश विजय और औपनिवेशीकरण में गहरा संबंध था। कि देखो, ब्रिटेन के अंदर औद्योगिकरण हुआ और साथ में ही ब्रिटेन का भारत पर शासन चल रहा था, तो इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा कनेक्शन है। ठीक है ना, ऐसे नहीं है कि ब्रिटेन के अंदर औद्योगिकरण हुआ और उसका भारत पे कोई असर नहीं पड़ा। भारत पर जितना इम्पैक्ट पड़ा उतना तो हम सोच ही नहीं सकते किसी और देशों पर पड़ा होगा। अध्याय 2 में हम देख चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक हितों की रक्षा करने के लिए किस तरह भारतीय भूभागों पर कब्जा किया था और किस तरह व्यापार का ढांचा बदला था। हमने देखा था चैप्टर नंबर 2 में कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई, उन्होंने कैसे यहाँ पर बक्सर के युद्ध के बाद में भारतीय राजनीति के अंदर अपना हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और कैसे यहाँ की आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करते हुए भारत की पूरी दशा ही बदल दी। ठीक है ना, क्लियर है ना, ये सब चीजें हमने चैप्टर नंबर 2 में कवर की थी। 18वीं सदी के आखिरी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से चीजें खरीदती थी और उन्हें इंग्लैंड व यूरोप लेकर ले जाती थी और वहां पर जाकर बेचती थी। 18वीं सदी के आखिर तक इस क्रय विक्रय के अंदर उनको काफी मुनाफा होता था, इसीलिए तो वो ऐसा करते थे। जैसे जैसे ब्रिटेन का उत्पादन बढ़ने लगा, औद्योगिक उत्पादन, ठीक है ना, औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा, वहां के उद्योगपति भारत को अपने औद्योगिक उत्पादों की विशाल बाजार के रूप में देखने लगे। यानी कि देखो, औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा, जैसे जैसे ब्रिटेन के अंदर कपड़ों का माल ज़्यादा बढ़ने लगा, तो ब्रिटेन के व्यापारी थे वो ये सोचते थे कि हमारा कपड़ा हम बेचेंगे भारत के बाजार में। तो अब, ठीक है ना, अब ये लगने लगा था ब्रिटेन वासियों को कि हम यहाँ पर जो भी बनाएंगे वो हम बेच सकते हैं आसानी से बाजार के अंदर। कौन से बाजार के अंदर? भारत के बाजार के अंदर। भारत को उन्होंने एक बाजार के रूप में देख लिया था, देखने लग गए थे वो लोग। इस तरह से ब्रिटेन से तैयार होकर माल भारत के बाजारों में आने लग गया। इससे भारतीय शिल्पों और उद्योगों पर किस तरह असर पड़े ये हम देखेंगे। अब देखो, बाहर से, आउट ऑफ कंट्री से अपने यहाँ पर सामान आ रहा है जो यूज का है। अब देखो, यहाँ
के लोग हैं वो बाहर का कपड़ा पहन रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोग क्या करेंगे जो कपड़ा बना रहे हैं, तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे इसके अंदर काफ़ी अच्छे से। तो समझते हैं भारतीय कपड़े और विश्व बाजार। पहले हम ये देखेंगे कि भारत की पोजीशन क्या थी, ठीक है, उसके बारे में पहले अपने जानेंगे, तभी हम पूरी तुलना कर पाएंगे कि हमें कितना नुकसान हुआ था। पहले अपने कपड़ा उत्पादन पर नज़र डालते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद में लोह उत्पादन पर देखेंगे। बंगाल पर अंग्रेजों की विजय से पहले 1750 तक, 1750 के आसपास भारत पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्रों में औरों से कोसों आगे था। 1750 तक की बात कर रहे हैं, जब अंग्रेजों ने बंगाल पर विजय नहीं प्राप्त की थी, तब तक दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा कपड़ा उत्पादक भारत में हुआ करता था। भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीक कारीगरी के लिए दुनिया भर में मशहूर थे, ठीक है, क्योंकि ये हाथों से बनाए जाते थे। दक्षिणी पूर्वी एशिया तथा पश्चिम एवं मध्य एशिया में इन कपड़ों की भारी मांग थी, यहाँ पर भारी व्यापार हुआ करता था। 16वीं शताब्दी से यूरोप की व्यापारी कंपनियां यूरोप में बेचने के लिए भारतीय कपड़ा खरीदने लगी। तो अब देखो, पूरे एशिया के अंदर तो भारत के कपड़े की डिमांड थी ही, लेकिन जब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी आई ना, तो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर मसाले खरीदने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ के सूती कपड़ों ने उनको इतना इम्प्रेस किया, इतना आकर्षित किया कि वो यहाँ से सूती कपड़े ले जाकर व्यापार में यूरोप में जाकर बेचने लगे। पॉइंट आप समझ रहे होंगे। यहाँ पर कंपनी आई थी मसालों का व्यापार करने के लिए, मसाले खरीदने के लिए आई थी, मसालों का व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन जब वो भारत में आए तब उन्होंने देखा कि यहाँ के सूती वस्त्र कितने अच्छे हैं, कितने सुंदर है, और इनकी जो कोई जवाब ही नहीं है इन कपड़ों का। तो वो इससे इम्प्रेस हुए, तो वो सोचे कि क्यों ना हम इस कपड़े को यहाँ से खरीद के यूरोप में बेचेंगे। तो ये कंपनी क्या करने लगी, भारतीय कपड़े खरीदने लग गई और यूरोप में जाकर बेचने लग गई। इससे फलते फूलते व्यापार और भारतीय हुनर की यादें अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में बहुत सारे शब्दों में आज भी जिंदा है। तो हम देख सकते हैं कि कैसे भारतीय कपड़ों की तारीफ अंग्रेज किया करते थे कि हाँ। तो ये अपने शब्द देख लेते हैं कौन कौन से शब्दों में इतिहास छिपा है, भारतीय शब्दों में इतिहास छिपा है। कह रहे हैं कैसे कि जो कहने का मतलब ये है, आप इस लाइन को समझिए, शब्दों में इतिहास छिपा है। शब्दों में, किन के शब्दों में, जो तारीफ अंग्रेजों ने की है भारतीय कपड़ों की, भारतीय कपड़े के उत्पादन की, उसके अंदर हमें पता चलता है कि कैसे भारत के अंदर कपड़े की डिमांड थी, कितना फेमस यहाँ का कपड़ा था। यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आया बारीक सूती कपड़ा सबसे पहले मौजूद इराक के मोसूल शहर में अरब के व्यापारियों के पास देखा था, ठीक है, अरब के व्यापारियों के पास में देखा था। ये हम जानते हैं कि अरब के साथ में हमारा जो व्यापार चल रहा था वो प्राचीन काल से ही काफ़ी लंबे टाइम तक चलता रहा है। इसी आधार पर वो बारीक बुनाई वाले सभी कपड़ों को मसलिन कहने लगे, यानी कि मलमल का कहने लग गए, ठीक है। यूरोपीय व्यापारियों ने कहाँ देखा था सूती कपड़ा, अरब के व्यापारियों के पास में। अरब के व्यापारी कौन थे, जिन्होंने रोमन साम्राज्य पर क्या कर लिया था, अपना कब्जा कर लिया था, ठीक है, उन्होंने रोमन साम्राज्य के व्यापार पर एकाधिकार कर लिया था, वही अरब व्यापारी हैं। हमने इसे कवर किया था, है ना, चैप्टर नंबर 2 के अंदर। इसी आधार पर वो बारीक बुनाई वाले कपड़ों को मसलिन कहने लग गए। जल्द ही ये शब्द बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया, मलमल बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया। मसालों की तलाश में जब पहली बार पुर्तगाली भारत आए तो उन्होंने दक्षिण पश्चिमी भारत के केरल तट पर कालीकट में डेरा डाला था, ठीक है। यहाँ से वे मसाले के साथ साथ सूती कपड़ा भी लेते गए। वो बोले कि मसाले तो हम लेने आई हैं, सूती कपड़ा हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है तो हम ये ले जाते हैं। कालीकट से निकले शब्द को कैलिको कहने लगे। कालीकट से निकले शब्द को क्या कहने लगे, कैलिको कहने लगे। बाद में हर तरह का सूती कपड़ा जो होता था वो क्या बन गया, कैलिको, ठीक है। क्या कहने लगे, हर तरीके के सूती कपड़े को कहने लगे कैलिको। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो पश्चिमी बाजारों में भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता की कहानी सुनाते हैं कि यूरोप के अंदर भारतीय कपड़े कितने ज़्यादा फेमस थे, ठीक है। भारतीयों के जो सूती वस्त्र थे वो बहुत ज़्यादा डिमांड में थे, ठीक है। तो ये अपने ऑर्डर का एक पन्ना देख लेते हैं कि किस तरीके से भारत, ये वाला, ठीक है, ये ऑर्डर किया हुआ है भारत से कि इतने आपको कपड़े लेके आने, इस आइटम के सूती वस्त्र लेके आने हैं, ठीक है। तो इससे अपने को पता चलता है कि 1730 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता स्थित अपने नुमाइंदों के पास में ये भेजा था। वही के मुताबिक उस साल कपड़े के 5,89,000 थानों का ऑर्डर मिलता है। जो थान होते हैं ना कपड़ों के, आप समझते ही हैं, है ना, उसका ऑर्डर किया था। यदि आप बही खाते के पन्ने को पलटते हैं तो हमें पता चलता है कि सूती और रेशमी कपड़ों की कितनी किस्म की आइटम है, 98 किस्म की आइटमों का जिक्र किया गया है,
तो यूरोपीय व्यापारी उन्हें पीस गुड्स कहते थे, जो आमतौर पर 20 गज लंबा और 1 गज चौड़ा थान हुआ करता था। तो ये अपने को ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि भारत के कपड़े की डिमांड कितनी थी, कितना ज़्यादा वो कंपटीशन में था, कि बाकी देशों के कंपटीशन में भारत, मतलब आप मान लीजिए रेस चल रही है बहुत सारे, यूरोप, फ्रांस, डच, पुर्तगीज, एशिया के अंदर जितने भी आप देश मान लीजिए, सभी के साथ में रेस लग रही है भारत की, भारत के कपड़े की, और भारत सबसे आगे निकल रहा है। ठीक है, आप, मुझे लगता है कि इस चित्र को आप, इस तरीके की पिक्चर को आप इमेज कर पा रहे हो, है ना, क्लियर है? तो समझ रहे हैं? अभी यहाँ पे लिखा हुआ है किस्मों के नाम देखने हैं, तो आप देख लीजिएगा, यहाँ पर दिए हुए हैं, ये किस्म है ना, ये साइड में दिए हुए हैं। ओके, आप इसको कवर कर लेना, क्लियर है? ये जो व्यापारी होते थे, शिंट्स, कोसाक और बटाना कहते थे, यानी कि छापेदार जो सूती वस्त्र होते थे उनको कहते थे शिंट्स, शिंट्स कहते थे। शिंट्स का मतलब होता है, हिंदी का जो छिंट शब्द होता है ना, हिंदी में जो कहते हैं छिंट, है ना, छींटे, तो छींटे यानी कि छींटे से बनाए हुए रंगीन फूल पत्तियों वाले छापे जो होते हैं, छापे वाले कपड़े को कहते हैं, क्या कहते हैं? शिंट्स, छापे वाले कपड़े को कहते हैं, क्लियर है? 1680 के दशक तक इंग्लैंड और यूरोप में छापेदार भारतीय सूती वस्त्रों की जबरदस्त मांग होने लगी थी। ये जो छापेदार कपड़े थे ये कोई आम लोग नहीं पहनते थे, ये जो वहाँ के रईस थे, जो महारानियां थी, वहाँ की जो महारानी थी, वो खुद भी भारतीय सूती कपड़ों को अपने परिधान में पहना करती थी। ठीक है, बटाना शब्द का इस्तेमाल गले या सिर पर पहनने वाले चटक रंग के छापेदार गुलूबंद के लिए किया जाता है। तो मेरे को लगता है आप इस सबसे परिचित होंगे, छापेदार गुलूबंद से, ठीक है ना। ये शब्द हिंदी के बांधना से निकला है। ये देखिए स्कार्फ, ये वाला आप देख सकते हैं, स्कार्फ हमारे भारत के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है ना। आज भी आपने देखा होगा कि ये सर्दी के अंदर बांध लेते हैं सिर पे लेडीज़, है ना, कश्मीर की साइड ये काफ़ी ज़्यादा बांधा जाता है। ठीक है, क्लियर है, आई होप, ओके। तो काफ़ी और भी बही खाते के अंदर जो और भी अलग अलग तरह के कपड़ों का जिक्र मिलता है, कासिम बाजार, पटना, कलकत्ता, उड़ीसा, चापपुर के कपड़ों का। ठीक है, इन सब से हमें पता चलता है कि भारतीय कपड़े कितने ज़्यादा मशहूर थे। यूरोपीय बाज़ारों में भारतीय कपड़ा। ठीक है, अब देखते हैं यूरोपीय बाज़ारों में भारतीय कपड़ा अफेक्ट किस पे पड़ रहा है? भारत पर पड़ रहा है ना, उनका, ब्रिटेन के शासकों का, उनकी नीतियों का। तो अपने देखते हैं कि ब्रिटेन यानी कि यूरोप के अंदर भारत का कपड़ा कैसे अपना कंपटीशन दे रहा है, ठीक है ना, बाकी कंपनियों को। 18वीं सदी की शुरुआत तक आते आते भारतीय कपड़े की लोकप्रियता से बेचैन इंग्लैंड के ऊन व रेशम निर्माता भारतीय कपड़ों के आयात का विरोध करने लगे। तो वहाँ के जो निर्माता थे ऊन और रेशम के निर्माता थे, वो कह रहे थे कि आप ऊन और रेशम के कपड़े ले नहीं रहे हो, लेकिन भारत के आप कपड़े ले रहे हो और सूती वस्त्र ले रहे हो, तो हमारा क्या होगा? एक तो आपने बाहर जाके कंपनी को कह दिया कि आप, एकाधिकार है आपका, आप अकेली जाकर कंपनी वहाँ पर बेचो, सामान खरीदो, जो करना है जो करो, लेकिन यहाँ पर आप हमें चैन से क्यों नहीं जीने दे रहे हो? यहाँ पर आप इंग्लैंड में, यूरोप के अंदर ही आप हमें सामान नहीं बेचने दे रहे हो, हमारा ही सामान, ऊनी वस्त्र और ये जो रेशम के वस्त्र है, ये कौन, अगर रेशम के सूती वस्त्र अगर यहाँ के इंग्लैंड के लोग पहनने लग जाएंगे और यहाँ भारत के कपड़ों की डिमांड यहाँ पर हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे? हमारा तो पूरा का पूरा धंधा ही चौपट हो जाएगा। तो वहाँ के इंग्लैंड के ऊन और रेशम निर्माता ने क्या किया? भारतीय कपड़ों के आयात पर क्या कर दिया? विरोध कर दिया। तो इसी दबाव में 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती वस्त्र यानी छींट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। तो इस कानून को क्या कहते हैं? इस कानून को बोलते हैं कैलिको अधिनियम। कैलिको जानते हैं ना, सभी प्रकार के सूती वस्त्र को कहा जाता है कि किसी भी प्रकार का सूती वस्त्र भारत से यहाँ पर नहीं लाया जाएगा। उस समय इंग्लैंड में नए नए कपड़ा कारखाने खुल रहे थे। भारतीय कपड़ों के सामने लाचार अंग्रेज कपड़ा उत्पादन अपने देश में भारतीय कपड़ों की प्रवेश पर पूरी तरह पाबंदी चाहते थे। तो अब देखो इंग्लैंड के अंदर ऐसा क्या हो गया कि वो कह रहे थे कि नहीं, बंद करो, आप यहाँ से भारत से कपड़ा लाना बंद करो। ऐसा क्यों कह रहे थे? उस वक्त क्या हो रहा था कि इंग्लैंड के अंदर नए नए कारखाने खुल रहे थे। ठीक है, भारत के जो कपड़े थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बहुत ही अच्छी किस्म के कपड़े थे, लेकिन जो इंग्लैंड के कारखानों में कपड़ा बन रहा था वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, जिससे कि लोग इंग्लैंड के कपड़े को पसंद नहीं कर रहे थे, जबकि भारत के कपड़े को खरीदने में अपनी, है ना, इंटरेस्ट दिखा रहे थे। तो इससे क्या हो गया? वहाँ के व्यापारियों के अंदर असंतोष व्याप्त हो गया। वो कहते कि इसको, जो व्यापार है ना, इसको पूरी तरीके से बंद कर दो, ठीक है, ताकि इंग्लैंड में उन्हीं व्यापारियों का कपड़ा बिके, इंग्लैंड के व्यापारियों का ही कपड़ा बिके। ठीक है, इस क्रम में इंग्लैंड की सरकार ने सबसे पहले कैलिको छपाई उद्योग को सरकारी संरक्षण में ले लिया।
अब क्या किया, कैलिको, कैलिको छपाई, यानी कि जो सूती कपड़े जो थे सभी प्रकार के, उस पर जो छपाई होती थी वो कारखाने अपने संरक्षण में ले लिए। बोले कि आपको हम संरक्षण देंगे, ऐसे करो अपने इंडिया से सफ़ेद मलमल का कपड़ा मंगा लेते हैं, सफ़ेद बिना छपाई वाला। आप ऐसे करो इंग्लैंड में अपने कपड़ा मंगा लेते हैं और छपाई आप लोग कर लो, ठीक है। तो इंग्लैंड में भारतीय डिजाइन के छापे बनाए जाने लगे। तो इससे क्या हुआ, भारतीय कपड़ों के साथ इस होड़ की वजह से इंग्लैंड में तकनीकी सुधार की जरूरत दिखाई देने लगी। अब अंग्रेजों को लगा कि ऐसी क्या बात है कि हमारे कपड़ों को पसंद नहीं कर रहे हैं लोग और भारत के कपड़ों को इतना पसंद कर रहे हैं। उनको लगा कि हमारी मशीन में कोई ना कोई दिक्कत है, मशीन में दिक्कत है तो अपने को मशीन को सुधारना चाहिए। तो उसी सुधार की जरूरत देखते हुए अंग्रेजों ने क्या किया, 1764 में जॉन के ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कर दिया, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कर दिया। इससे क्या हुआ, इसे जो तकलियां थी, तकलियों की उत्पादकता काफी बढ़ गई, ठीक है, तकलियों की उत्पादकता काफी बढ़ गई, यानी कि धागे काफी बड़ी मात्रा में बनाए जाने लग गए, ठीक है। 1786 में रिचर्ड आर्कराइट ने वाष्प इंजन का आविष्कार कर दिया, जिससे सूती कपड़े की बुनाई को क्रांतिकारी रूप मिल गया, ठीक है, यानी मशीनें और भी ज़्यादा तेज़ी से चलने लग गई। अब बहुत सारा कपड़ा बेहद कम कीमत पर तैयार किया जाने लग गया। अब वाष्प इंजन इतनी ज़्यादा लाइट नहीं लग रही है, खपत नहीं हो रही है, तो क्या हो गया, कपड़ा बहुत कम कीमत पर तैयार किया जाने लग गया। फिर भी कम कीमत पर तैयार हो रहा है, लेकिन फिर भी दुनिया के बाजारों में भारतीय कपड़े का दबदबा 18वीं सदी के अंत तक बना रहा। डच, फ्रेंच, ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय व्यापारी कंपनियों ने इस व्यापार से बेहिसाब मुनाफा कमाया। ये कंपनियां भारत आकर चांदी के बदले सूती और रेशमी कपड़े खरीदा करती थी, यानी कि यहाँ पर आकर वो चांदी देती और बदले में क्या लेती, सूती और रेशमी कपड़े ले लेती थी। लेकिन अपने को जब पता चला कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की राजनीतिक सत्ता अपने हाथों में ले ली है, अब पूरा का पूरा राजस्व यानी कि जो टैक्स है वो कंपनी के हाथों में आने लगा, तो कंपनी क्या करती, वो टैक्स जो इकट्ठा करती थी वहां के लोगों से, उसी टैक्स से सामान खरीद लेती थी, सूती वस्त्र खरीद लेती थी। तो अब उनको इंग्लैंड से चांदी मंगानी नहीं पड़ रही थी और अब उनको तो और भी ज़्यादा मुनाफा दिखने लग गया था। तो आई होप अब तक आपको ये पूरा पॉइंट समझ आया होगा, इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, है ना। अब देखो बुनकर थे कौन, भारत के बुनकरों की बात कर रहे हैं जो इतना अच्छा कपड़ा बना रहे थे कि पूरे दुनिया के अंदर भारत की वाह वाह हो रही थी कि वाह कितना अच्छा कपड़ा है ना। तो ये बुनकर थे कौन, बुनकर आमतौर पर बुनाई का काम करने वाले समुदायों के ही कारीगर होते थे, ठीक है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी इसी हुनर को आगे बढ़ाया करते थे। बंगाल में तांती, उत्तर भारत में जुलाहे या मोमिन, दक्षिण भारत में साले और कैकोलार और देवांग में समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध हुआ करते थे। तो ये बंगाल में तांती, जुलाहे, साले यानी कि कैकोलार और देवांग समुदाय जो थे वो बुनकरी के लिए काफी प्रसिद्ध थे। तो आप ये याद रखना, ठीक है, बुनकर कौन होते थे, समुदाय होते थे ये बुनाई का काम करने वाले, ठीक है। सूत कातना कपड़ा उत्पादन का सबसे पहला चरण था। तो सूत कातना आपको पता है ये सूत कैसे काता जाता है, चरखे से, है ना। ये काम अधिकांश महिलाओं के जिम्मे में रहता था। चरखा और तकली घर में पाए जाते थे। धागे को चरखे पर काट कर तकली में लपेट दिया जाता था, है ना। धागे को चरखे पर काटते हैं, है ना, रुई से, और उसको तकली पर लपेट देते हैं धागे को। फिर जब कताई पूरी हो जाती तो बुनकर क्या करते, इस धागे को यूज करके कपड़ा बना लेते। ज्यादातर क्या करते थे, समुदायों में बुनाई का काम पुरुष किया करते थे, बुनाई का काम पुरुष करते थे, लेकिन कताई का काम कौन कर रहा था, औरतें कर रही थी। रंगीन कपड़ा बनाने के लिए रंगरेज, ठीक है, रंगरेज इस धागे को रंग देते थे, यानी कि रंग देने वाले लोगों को क्या कहते हैं, रंगरेज। छपाईदार कपड़ा बनाने के लिए बुनकरों को चिप्पीगर, ठीक है, चिप्पीगर माहिर कारीगरों की जरूरत होती थी जो ठप्पे से छपाई करते थे। हथकरघों के लिए होने वाली बुनाई और उनसे जुड़े व्यवसायों से लाखों भारतीयों की रोजी रोटी चला करती थी। तो अपनों ने समझ लिया कि बुनकर थे कौन जिनका कपड़ा इतना ज्यादा फेमस था। अब भारतीय कपड़ों का पतन कैसे होने लगा, इतने फेमस थे, चिढ़ हो गई, नजर लग गई मान लो कि, है ना, कि अब पतन होने लग गया भारतीय कपड़ों का। ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उत्पादों पर कई गहरे असर पड़े। कैसे असर कैसे पड़े, अब अपने को पता है कि इंग्लैंड के अंदर तो मशीनें लग गई, उद्योग लग गए, लेकिन भारत के अंदर अभी भी क्या कर रहे हैं लोग, हाथों से कपड़ा बना रहे हैं, ठीक है। अब भारतीय कपड़े को यूरोप, अमेरिका के बाजारों में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों से मुकाबला करना पड़ रहा था। यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा मेहनत करके कपड़ा बन रहा था भारत के अंदर, जो कि काफ़ी महंगा हो जाता था। लेकिन वहाँ पर जाकर क्या हुआ,
इंग्लैंड में मशीनों का आविष्कार होने की वजह से कपड़ा बहुत ज़्यादा सस्ता हो गया। फिर उसके बाद में ब्रिटेन ने तो क्या कर दिया था, है ना, कि अपने जो सूती वस्त्र थे, किसी भी प्रकार के सूती वस्त्र पर क्या कर दिया था, पाबंदी लगा दी थी, जिससे क्या हो गया, यहाँ पर टैक्स लगने लग गया था कपड़ों पर, बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा पर सीमा शुल्क लगने लग गया था, है ना। तो भारत से इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़े पर भारी सीमा शुल्क लगा दिए थे। तो अब हुआ क्या, इंग्लैंड में बने सूती वस्त्रों ने 19वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय कपड़े को अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के परंपरागत बाजारों से बाहर कर दिया। जो पहले के बाजारों के अंदर बिक्री हो रही थी ना भारत के कपड़े की, उनके अंदर बंद कर दिया। सॉरी, क्योंकि इंग्लैंड के जो कपड़े थे वो बहुत ज़्यादा सस्ते थे, है ना। इसी वजह से हमारे यहाँ के हजारों बुनकर बेरोजगार हो गए। अब कपड़ा बिक नहीं रहा, अब वो कपड़ा यहाँ पे पड़ा रहेगा भारत के अंदर। इंग्लैंड ने तो टैक्स लगा दिया भारी, है ना। और बाकी जो अपने अफ्रीका, अमेरिका के अंदर ये इंग्लैंड वालों ने क्या किया, अपने मशीनों वाले कपड़े बेचने शुरू कर दिए सस्ते दामों पर। और भारतीय जो कपड़े थे वो काफ़ी महंगे थे, इसीलिए वहाँ के बाज़ारों में भारतीय कपड़ों की डिमांड कम हो गई। ठीक है, तो यहाँ के जो लोग थे वो काफ़ी बेरोजगार हो गए। सबसे बुरी मार तो बंगाल के बुनकरों पर पड़ी। ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय माल खरीदना बंद कर दिया। उनके एजेंटों ने तयशुदा आपूर्ति के लिए बुनकरों को पेशगी देना बंद कर दिया। पहले ये लोग क्या कर रहे थे, ये कंपनी के लोग थे, ये क्या करते थे, ये बोलते थे कि आपको हम सैलरी देंगे, आप इतना कपड़ा आप हमें बना के दे दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड थी उस वक्त तो यूरोप के अंदर। लेकिन अब वो बोले कि हमें तो ज़रूरत ही नहीं है भाई, आप हमें चाहिए ही नहीं। तो उनको क्या कर दिया, पेशगी देना बंद कर दिया। ठीक है, परेशान बुनकरों ने मदद के लिए बार बार सरकार से गुहार लगाई कि हम भूखे मर जाएंगे, कृपया इसे अपने अखबार में प्रकाशित कीजिए। कि एक विधवा कताई जो है वो कामगर ने अपने समाचार दर्पण अखबार में अपने दुर्दशा को बताया कि मैं कताई कामगर हूँ, मैं, ठीक है, मैं विधवा हूँ, मेरा काम यही है। तो ये सब बातें बताई, क्लियर है ना। तो मुझे लगता है कि आपको समझ आ रहा होगा। तो असली दुर्दनी अभी आगे आने को मिली अपने को, जब 1830 के दशक के अंदर भारतीय बाजार ब्रिटेन के बने सूती कपड़ों से पट गई। यानी कि भारत के अंदर अब इंग्लैंड के कपड़े आने लगे। अब देखो, भारत से बाहर तो पूरा का पूरा जो व्यापार था कपड़े का इंडिया का, वो चौपट हो गया, क्योंकि यहाँ पे उद्योगों को पनपने नहीं दिया गया। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या किया, यहाँ पर उद्योगों को पनपने नहीं दिया गया, किसी को मोटिवेट नहीं किया कि आप यहाँ पर उद्योग लगाओ, आपके कपड़े बिकेंगे या कुछ भी है। लेकिन उन्होंने क्या किया, आप परंपरागत तौर पर चलते रहिए, आप करते रहिए काम, ठीक है ना। तो क्या हो गया, हुआ क्या कि लास्ट के अंदर उन्होंने बोला कि बाकी पूरे देशों में तो हम बेच ही रहे हैं कपड़ा, भारत में क्यों ना बेचें कपड़ा। भारत में बेचना शुरू कर दिया, बोले कि अब सूती कपड़ा भारत के बाजारों में बिकेगा। तो 1880 के दशक तक स्थिति ये हो गई कि भारत के लोग जितना सूती कपड़ा पहनते थे उसके अंदर से तो 2/3 ब्रिटेन का ही बना होता था। यानी कि अब भारत के बाजारों में ब्रिटेन का कपड़ा बिकने लगा, ना कि भारत का कपड़ा। ठीक है, इससे ना केवल बुनकरों बल्कि सूत काटने वालों की भी हालत खराब हो गई। जो लाखों ग्रामीण महिलाएं सूत काट कर अपनी आजीविका चलाया करती थी, वो भी बेरोजगार हो गई। लेकिन भारत में हथकरघों से होने वाली बुनाई पूरी तरह खत्म नहीं हुई। इसकी ये वजह थी, कपड़ों की कुछ किस्में मशीनों पर नहीं बन सकती थी। भला जटिल और मन भावन किनारियों वाली साड़ी या परंपरागत बुनाई वाले कपड़े मशीनों पर कैसे बन सकते थे। इन कपड़ों की ना केवल रईसों के बीच बल्कि मध्य वर्ग में भी काफी मांग थी। और ना ही ब्रिटेन के कपड़ा मिलों में ये इस तरह का बेहद मोटा कपड़ा बनता था जिसे भारतीय गरीब पहनते थे। ठीक है, तो अब अपने को समझ आ रहा होगा आपको, है ना, क्लियर है, गुड। तो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान क्या हुआ था, महात्मा गांधी ने लोगों से आह्वान किया कि वो आयातित कपड़ों का बहिष्कार करें। यानी कि जो इंग्लैंड से यहाँ पर कपड़ा आ रहा है उनका बहिष्कार करें, हाथ से कते हुए सूत और हाथ से बने हुए कपड़े ही पहने। इस तरह खादी राष्ट्रवाद का प्रतीक बन गया। तो आप समझ रहे हैं ना कि जो खादी पहनेगा वो सच्चा देशभक्त होगा, है ना। ये बातें आपने सुनी होगी। तो खादी क्यों राष्ट्रवाद का प्रतीक बना, क्योंकि यहाँ के लोगों का रोजी रोटी जो थी वो यहाँ पर बने हुए कपड़ों से ही चल रही थी, उनके बनाए हुए कपड़ों पर ही चल रही थी, है ना। तो चरखा भारत की पहचान बन गई 1931 में। तो ये क्या है, फैक्ट है, 1931 में चरखे को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में जगह दे दी गई। तो अब हुआ क्या, उन लोगों का, जो बुनकर और सूत काटने वाले लोग थे, अब उनका काम तो छिन गया था। हुआ क्या, उनमें से बहुत सारे तो खेती हर मजदूर बनने के लिए
मजबूर हो गए, ठीक है ना, उनको खेती हर मजदूर बनना पड़ गया, खेतों में जाकर काम करने लग गया, कुछ काम की तलाश में शहरों की तरफ जाने लग गए। अब खेती हर मजदूर बनेंगे तो आप समझ रहे हैं ना कि जहाँ पर खेतों में 20 लोगों की ज़रूरत है वहाँ पर 40 लोग काम कर रहे हैं, तो उनको क्या मिलेगा, मुनाफा भी कम मिलेगा, है ना, सैलरी मतलब कि उनको जो डेली की मजदूरी है वो भी कम मिलेगी, है ना। तो आप समझ रहे हैं इस बात को। कुछ काम की तलाश में शहरों की तरफ चले गए, बहुत से देश से बाहर चले गए, यानी कि अफ्रीका चले गए, अमेरिका चले गए, वहाँ पर बगानों में काम करने लग गए, है ना। इनमें से तो कुछ हथकरघा जो बुनकर थे उनको बम्बई, अहमदाबाद, शोलापुर, नागपुर और कानपुर में खुले हुए कपड़ा कारखाने थे, उनमें नौकरी मिल गई थी, ठीक है। तो ये थी दशा कपड़ा उद्योग की उस वक्त। तो अब अपने देखेंगे कल कि सूती कपड़ा मिलों का कैसे उदय होता है, और अपने देखते हैं कि लौह इस्पात की क्या दशा थी भारत में, ठीक है, ब्रिटेन शासन के वक्त। आई होप आपको ये आज का वीडियो अच्छे से समझ आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर हाँ तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।